फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं द एनजीओ गुरु शो में। द एनजीओ गुरु, जब प्रातः काल में सभी लोगों के घर की बत्ती बंद होती है, सूर्य की रोशनी आती है, उस समय द एनजीओ गुरु शो का एक एक टॉपिक पर डिस्कशन जो है आपके दिमाग के बत्ती को जलाता है और आपको सही मायने में जो ज्ञान है उससे रूबरू कराता है। तो आज इसी क्रम में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है पूरा पूरा डेडिकेट किसके लिए है? एनजीओज के लिए, ऐसे समाज सेवी संस्था के लिए जिन्होंने समाज का कल्याण करने के उद्देश्य से अपना जीवन न्यौछावर किया हुआ है और अपने पूरे पूरे संस्था के उद्देश्य को समाज के प्रति अग्रसर किया हुआ है। तो मैं उन सारे संस्थाओं को, वैसे एनजीओज को जो सही मायने में समाज कल्याण के काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में एक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, तो समाज को जड़ से जोड़ने के लिए, समाज जो हमारे भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति ये विखंडित हो गई है, उसको एक अखंड भारत के रूप में जोड़ने के लिए, स्वर्णिम युग का पुनः स्थापना करने के लिए, भारत निर्माण के उद्देश्य से जो संस्था का स्थापना करके संस्था को आगे लेके चल रहे हैं, मैं वैसे शख्सियत से आपका मुलाकात कराने वाला हूं और उनसे उनके संस्था के उद्देश्य के बारे में, उनके संस्था के आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या रूपरेखा होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ देश के जाने माने, और देश में क्यों बोल रहा हूं, वर्ल्ड के सबसे बड़ी एनजीओ, आप सभी नाम जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। देश का हर बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है। आरएसएस के एक आनुषंगिक संगठन है अखंड भारत निर्माण मंच। तो अखंड भारत निर्माण मंच के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान नागेंद्र नागमणि जी हमारे साथ है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी आपको। तो जैसा मैंने बताया कि अखंड भारत निर्माण मंच जो कि आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है, इस संस्था का के जो फाउंडर है, ये जो संस्था के शुरुआत जो कर रहे हैं, तो मैं नागेंद्र नागमणि जी से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले सर, जो अपना ये अखंड भारत निर्माण मंच है जी, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? अखंड भारत निर्माण मंच का सबसे बड़ा उद्देश्य तो इसके नाम में ही झलकता है। और हमारा भारत से जितने भी देश अलग हुए हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग नहीं हुए हैं। हम एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक दुर्भावना से अलग हो गए हैं। तो अखंड भारत का यही उद्देश्य है कि हम राजनीतिक, भौगोलिक और पौराणिक और ऐतिहासिक को समेट करके एक मंच पर स्थापित करना, यह अखंड भारत निर्माण मंच का उद्देश्य है। मतलब अखंड भारत में जितने भी देश हैं जी, जो बहुत सारे देश जो भारत से आज हमसे अलग है, आज हमसे अलग है, तो उन सबको सांस्कृतिक, भौगोलिक हर तरीके से एक साथ जोड़ने का उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें चूंकि ये जो चैनल है बेसिकली एनजीओज के लिए है, जी जो स्वयंसेवी संस्था है उनके लिए हम लोग बहुत सारे ग्रांट्स, ऑप्शंस, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे एनजीओ वाले इस शो को सुन रहे होंगे, इस शो को देखेंगे आगे। जी। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि किस प्रकार से भारत के एनजीओ, जो भारत में बहुत सारे तकरीबन 50 लाख एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं, जी। तो भारत के 50 लाख एनजीओ किस प्रकार से अखंड भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी, आपने सही सवाल पूछा। मैं इस पे प्रकाश इसी डालना चाहूँगा कि स्वयंसेवी संस्था का आपने जो नाम लिया, तो पहले तो मैं भी स्वयंसेवी हूँ और वो भी स्वयंसेवी हैं, तो हम दोनों कहीं दूर नहीं हैं। और जब छोटे छोटे वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो इनकी शाखाएं और इनकी तने इतनी बड़ी बड़ी
वट वृक्ष के रूप में फैलाव होता है कि एक मजबूती प्रदान करेगा और हम एक ताकत के साथ सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर के कदम से कदम मिला करके हम अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार और जागरूक करने का काम करेंगे। हर भाई का उतना ही रोल होगा जितना रोल मेरा है। अच्छा, अखंड भारत से आपका मीनिंग क्या है? क्या मतलब, चूंकि बहुत सारे देश के जो 140 करोड़ जनता है भारत के, बहुत लोगों को अखंड भारत का मतलब नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि अखंड भारत के ऊपर आप एक प्रकाश डालें कि लोग समझ पाए कि आखिर अखंड भारत है क्या। जब समझेंगे तभी तो अखंड भारत के लिए आगे अपना कदम बढ़ाएंगे और काम करके सही मायने में अखंड भारत निर्माण को पूरा कर पाएंगे। सही है आपने। हम अगर राम को मानते हैं जी। तो राम राज अखंड भारत में थी, सिर्फ भारत में नहीं थी। अगर कृष्ण को, द्वापर में अगर कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण अखंड भारत के नेतृत्व कर रहे थे। तो हम जब ये दोनों को साक्ष्य रख करके हम सब कर रहे हैं तो अखंड भारत की हमें कुछ नाम माने 12 ज्योतिर्लिंग जिसमें शामिल है, जिसमें हमारे आदि शक्ति शामिल है, जिसमें हमारे कितने महत्वपूर्ण देवी देवताओं का मंदिर शामिल है, उसको हम एकत्रित करने के लिए अखंड भारत को मंच पर ला करके एक ताकत बना करके उस चीज़ों को आज भी हम अपने पौराणिक और ऐतिहासिक निपुणता को साथ रखने का काम करने का काम करेंगे। और उस चीज़ को जानने का हमें मौका मिलेगा कि अखंड भारत के तहत मेरा नेपाल भी है, बर्मा भी है, ब्रह्म प्रदेश भी है और जितने हमारे देश से अलग उस नक्शे में हैं। तो नाम के अनुसार अगर उस देश का नाम है तो उस नाम का तत्व हमें शामिल है, उस तत्व को हमें जानने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं अखंड भारत निर्माण मंच एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। आगे तत्ववान देशों का तत्व को जानिए, उसका संस्कृति मेरा संस्कृति में कहीं अलग नहीं है। राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते मैं एक दीवार बन गया और अलग अलग जी, आज भी वो हमारा संस्कृति को न छोड़े हैं, न हम अपना संस्कृति को छोड़े हैं। तो अखंड भारत एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी को आने का आमंत्रण करता हूं और यहां से एक ताकत लगा करके अखंड भारत को नज़दीक से जाने। और अखंड इतिहास को सब लोग ने पढ़ा होगा कुछ न कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। तो अखंड भारत, राम राज्य में अखंड भारत सम्मानित है, कृष्ण राज्य में अखंड भारत सम्मानित है, अनेक राजाओं में हमारा अखंड भारत सम्मानित है। हम कब कब बटे, 1905 का इतिहास देखा जाए हम अखंड भारत में हैं। तो इसीलिए अखंड भारत का बेसिकली माने कि मिशन मेरा जो है सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी विषयों के साथ लेकर के अखंड भारत में अगर हम जानते हैं तो भूगोल हमारा क्या कहता है वो अखंड भारत में संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। हमारा इतिहास क्या कहता है, अखंड भारत में हमारा संपूर्ण इतिहास मिलेगा। हमारा सांस्कृतिक क्या कहता है वो अखंड भारत में मिलेगा। हमारा पौराणिक क्या कहता है वो अखंड भारत में मिलेगा। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अखंड भारत में आयुर्वेद तत्व का निर्माण है, जो हम बहुत इस पर सारे जितने मेडिसिन की प्रयोग आज हो रहे हैं तो मेरा आयुर्वेद को गौण कर दिया गया और अंग्रेजी को ऊपर कर दिया गया है। तो इसलिए इसमें इतने तत्व शामिल हैं कि उद्देश्य एक विषय पर चर्चा करना ये बहुत कम समय होगी। जी जी, मैं समझा और बहुत हद तक जो हमारे दर्शक हैं वो लोग भी समझ पाए होंगे। एक और सवाल मेरा यहाँ पर है जी। कि मैं भी शास्त्रों में रुचि रखता हूँ, जो हमारे वैदिक लिटरेचर से पढ़ता हूँ। तो शास्त्र को अध्ययन करके जो इतिहास, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, और जो हमारे टेक्स्ट बुक, जो हमारे कोर्स करिकुलम में जो इतिहास लिखे हुए हैं, जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर। जो वास्तविक इतिहास है, जो वास्तविक सभ्यता है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसके बारे में जानकारी ना मात्र है। संस्कृति, इतिहास वास्तविक कुछ और है, टेक्स्ट बुक में कुछ और है। अब राजनीतिक कारणों से, जिस भी कारणों से, जिस व्यक्ति के जिस मंशा से इसके साथ खिलवाड़ किया गया, वहां पर अखंड भारत निर्माण मंच का क्या कोई योगदान होगा? अगर होगा तो क्या और कैसे होगा? जी,
अखंड भारत का योगदान इस रूप में हम पहले शुरू करेंगे, जैसे हम गुरुकुल की स्थापना, आयुर्वेद औषधालय की स्थापना, गौवंश की संरक्षण की पंचगव्य की स्थापना, और हम भौगोलिक दृष्टिकोण से पंच तत्व का जो निर्माण है उसको संरक्षण करके उसकी साथ लेकर के एक वैदिक स्कूल, वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके और उसको संचालन करने का काम करूँगा। कारण क्या है कि वैदिक में और आयुर्वेद में और भौगोलिक में, पौराणिक में ये गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जब तक इसको हम जागरूक नहीं करेंगे, जब तक ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा कि हम कहाँ कहाँ एक चीज़ का अगर वर्णन करते हैं तो हम पूरे विश्व में, यह ब्रह्मांड की पूरे विश्व में प्रकाश से कोई वंचित नहीं है, अग्नि से कोई अछूता नहीं है, जल से कोई बचा नहीं है, वायु हर मनुष्य के श्वास में है। तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारा अखंड भारत और पौराणिक ऐतिहासिक से लोग अलग हैं? हमारा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण अखंड भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में स्वीकार करता हूँ और इस पर परिचर्चा करता हूँ कि हम एक जगह एक सूत्र में, परिणय में ला करके हमें पूर्व की वैदिक नीतियों पर, हमें पूर्व की सांस्कृतिक नीतियों पर, हमें पूर्व भौगोलिक नीतियों पर हमें आना होगा। कोरोना का काल ने हमें यह सिखा दिया कि पौराणिक और आयुर्वेदिक और सारे चीज़ों को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, यह कोरोना ने भी संदेश दिया है। इसमें हमें सजगता और आत्मनिर्भरता और सभी को साथ ला करके मंचों पर यह जानकारी, अवेयरनेस का काम करेगा यह अखंड भारत निर्माण मंच। अच्छी, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने भाई साहब। 3 चीज़ें जो आपने विशेष करके बोला, गुरुकुल की स्थापना जी, गौरक्षा और पंचगव्य की बात आपने कही, और तीसरा बात की आपने पंचतत्व और आयुर्वेद। बिल्कुल, ये 3 चीज भारतीय संस्कृति के मूल है। जी, इस 3 बिंदुओं पर काम करके भारतीय संस्कृति से सही मायने में जुड़ा जा सकता है और अखंड भारत का निर्माण वहीं से शुरुआत होता है अगर हम गुरुकुल की स्थापना पर जोर दें। जितने एनजीओ वाले सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो आज का संदेश ये है कि अखंड भारत निर्माण में आपका योगदान गुरुकुल के प्रति चेतना, गुरुकुल के तरफ आगे बढ़ना, गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापना करना, गौरक्षा और पंचगव्य पद्धति पर विशेष जोर देना, और आयुर्वेद। अगर हमने गुरुकुल, गौरक्षा और आयुर्वेद को जोड़ दिया, पंच तत्वों के ऊपर हमने अगर फोकस कर दिया, तो वही तो है अखंड भारत, वहीं से तो निर्माण शुरू होता है। और इस प्रकार से सांस्कृतिक एकता से हम पूरे जो विखंडित, जो डिवाइडेड कंट्रीज है, सांस्कृतिक एकता में एक माला में पिरो सकते हैं और उस प्रकार से अखंड भारतवर्ष एक स्वर्णिम युग की स्थापना कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।